चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 से करके, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। जब सीख जाओगे ना क्या क्या होता है इस चैप्टर में, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ये आपको समझना है कि आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है, नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन है, मैंने ग्रुप पे भेज दिया है। फ्रॉम फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। बच्चों ये बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में कुछ अमाउंट दे रखे हैं, कुछ बैलेंस दे रखे हैं, हाँ या ना। तो पहला क्या लिखा हुआ है, आपके पास एक ही फोन है तो तीनों पे, बीच में बीच में तो फोन मिला। पहला बैलेंस किस चीज का बच्चे, पहला नाम क्या लिखा है क्वेश्चन बैलेंस शीट के अंदर, सरप्लस बैलेंस इन प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों देखो, आपने अगर यहाँ बेसिक नहीं किया ना, फिर आगे आप नहीं कर पाओगे। इसलिए फोन या फिर बुक आपके पास होनी चाहिए, या एफर्ट डालो कि हाँ मेरे साइड में नहीं है तो कहीं से अरेंज करो, पर करो। अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर ये चैप्टर भी मिस हो जाएगा। और इतना आसान चैप्टर है, बहुत आसान है बच्चों। आपको ना 2 साल दिख रहे होंगे इसमें आगे, 2024 भी और 2025 भी। अगर पुरानी बुक है तो प्रीवियस ईयर उधर होगा आपके राइट हैंड साइड में, और करंट ईयर लेफ्ट हैंड साइड होगा, है या नहीं है। मुझे बताओ, सरप्लस में जो सरप्लस लिखा हुआ है वो पहले कितना था, 5 लाख, और अब कितना है। कैसे कंपेयर किया आपने, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपके राइट हैंड साइड में है और करंट ईयर आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। तो आप देख पा रहे हो पहले 5 लाख है और अब 1 साल में आपका कितना प्रॉफिट बढ़ गया है, 5 लाख से 10 लाख हो गया। तो कितना प्रॉफिट बढ़ गया, समझ में आया पीछे सबको, हेलो समझ में आ गया। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका नेट प्रॉफिट है। पता है ये एक्चुअल में अगर आपने पढ़ा है अब तक 11 पता प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसका नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, ये वही नेट प्रॉफिट है। कितना है, 5 लाख। क्या है ये, लेकिन जरा आप पहली लाइन पढ़ो सीएफएस के फॉर्मेट में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो पहली लाइन दे रखी है बच्चे, जो आपकी फर्स्ट लाइन है, जो स्टार्टिंग होता है क्वेश्चन यहां से, ये क्या लिखा है, यही तो सरप्लस है। लेकिन क्या हमने सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा है, नेट प्रॉफिट क्या आगे भी कुछ लिखा है यहाँ पे। यार सामने बोल रहा हूं, तुम कहां देख रहे हो, सब सामने बोल रहा हूं मैं। नेट प्रॉफिट के आगे भी तो कुछ लिखा है। ये जो दे रखा है ना बुक में, जो पहला पॉइंट सरप्लस, वो नेट प्रॉफिट है सिर्फ। क्या है वो, सिर्फ लिखा है ना सरप्लस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्म बनाती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट और कंपनी बनाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। उसका जो सरप्लस मतलब नेट प्रॉफिट, सरप्लस मतलब, और डेफिसिट होता तो लॉस होगा, ठीक है। सरप्लस कितना है, नेट प्रॉफिट। समझ में आया, क्या हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, पर हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। समझ में आया। अभी क्या है क्या नहीं है, अभी जो आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड पेबल के नाम से, डिविडेंड पेबल के नाम से। इसकी भी अमाउंट पहले कुछ भी नहीं है, फिर 50,000 है। कंपेयर कर पा रहे हो, पहले कुछ भी नहीं है, फिर 50,000 है। और नेक्स्ट पेज पे जाओगे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट पेज पे जाओगे जो फोन से कर रहे हैं, उसमें लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ देख पा रहे हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड 25 कितना है, 4 लाख और 5 लाख। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि 4 लाख कौन सी ईयर का है और 5 लाख। लेकिन क्या आप ये समझ पा रहे हो कि प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है। समझो मुझे, प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। देखो आप एक बिजनेस चला रहे हो, आप एक कंपनी चला रहे हो, कोई अगर आपकी कंपनी में शेयर से पैसा लगाएगा तो आप उसे क्या दोगे, डिविडेंड क्या दोगे। तो मान लीजिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो 2024 और 25 की, 1 अप्रैल स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा, 25 तक चलेगा। प्रॉफिट कब आएगा, साल के एंड में, कब। और जब प्रॉफिट आता है तो ही वो आप डिसाइड करते हो कि मुझे कितना डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को, हाँ या ना। अभी आप डिसाइड कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, पे कर दिया। अभी आप सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सिर्फ कब कर रहे हो, वो भी साल के एंड में, पे तो नहीं किया ना। तो 31 मार्च को जो आप कैलकुलेट करोगे कि मुझे कितना पे करना है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, क्या शेयर होल्डर्स को क्या दोगे, ये दे दिया। अभी क्या देना है 31 मार्च को, क्योंकि आप 31 मार्च को कर रहे हो क्योंकि साल के एंड में प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट जितना होगा उसी से दोगे तो सबको डिविडेंड, डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा ही होता है।
31 मार्च को जो प्रॉफिट होएगा कंपनी का, उसी का एक पार्ट क्या होता है, डिविडेंड होता है। और ये आप खुद से कैलकुलेट करोगे कब, 31 मार्च को। तो आप अभी कैलकुलेट कर रहे हो ना कि दे रहे हो, आया ना। तो जब कैलकुलेशन होती है ना तो उसे हम कहते हैं क्या, प्रपोज डिविडेंड। क्या बोलते हैं, समझ में आया। लेकिन क्या अभी पैसे का फ्लो हुआ, क्या पैसा गया आया, कैसी कैलकुलेशन हुई है, अभी सिर्फ बोलो बोलो, पैसा गया आया या फिर अभी कैलकुलेशन हुई है। कैलकुलेशन, अभी कैलकुलेशन में और पेमेंट करने में फर्क होता है या नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि आप अगर किसी को आपको सैलरी देना है, आपको कह रहे हो सैलरी मेरे एम्प्लॉय की 10,000 हो गई, अरे अभी तो लिखा ही तो है बस 10,000 दे दिया था ना अभी तक, ऐसे हमने अभी कैलकुलेट किया है बस, समझ में आया। ऐसी बच्चों जब आप 25-26 में आओगे, मतलब नेक्स्ट ईयर आओगे, ध्यान समझना, फिर इस साल के एंड में 31 मार्च में फिर कैलकुलेशन होगी ना, इस साल की कैलकुलेशन होगी नहीं होगी। पर जो इस साल जो कैलकुलेशन करा था वो पे कब करोगे, इसी साल के किसी भी तारीख को पे कर सकते हो। मतलब प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन आप कब पे करते हो, नेक्स्ट ईयर में कभी पे कर सकते हो, कभी भी, समझ में आया। देखो अब इस साल का एंड में फिर से होगा प्रपोज डिविडेंड, हाँ है ना, पर वो इस साल का ही होगा। पर इसी साल में आप पे भी कर चुके हो, वो पे कौन से ये वाला पे करा होगा, ये वाला पे करा होगा, पिछले वाला पे करा होगा ना। समझ में आया पूरी कहानी। अब मुझे बताओ बच्चे, अगर आप 25-26 की अकाउंटिंग कर रहे हो, इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो इसमें एक्चुअल में आपने पैसा गया कौन सा है, 25-26 वाला या 24-25 वाला। तो आप सीएफएस में कौन सा लोगे अगर 25-26 की अकाउंटिंग कर रहे हो तो। अब आपको देख बताओ, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है आपको 2 साल का, और आपको अकाउंटिंग करनी है 25 की, बताओ कौन सा लोगे आप। कितने रुपए 24 वाले में, 25 को कर दो इग्नोर, क्योंकि 25 वाला प्रपोज है, मतलब इस साल कैलकुलेशन है, पे कब करोगे, अगले साल में, जो कि आ गया क्या वो साल। अभी आप 25 की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप कैसे पता 25 कर रहे हो, बैलेंस शीट में 24 बाद में है, 25 बाद, 25 पहले, 24 पहले, 25 बाद में है, 24 पहले है, 25 तो बाद में जो होता है, आप उसी साल की अकाउंटिंग कर रहे हो। तो आपको 25 में पे किसका करना है, 24 का। तो आप किसको रिकॉर्ड करोगे, 24 को रिकॉर्ड करोगे, 25 को रिकॉर्ड नहीं करोगे। खत्म क्वेश्चन यहीं पे, आगे कुछ नहीं है ना। अब सुनो बच्चे, बच्चों मैंने आपसे कहा क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमें यहां से होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपको पहला अमाउंट यहां लिखना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में ना लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, प्रिपेयर द नोट टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको एक नोट बनाना है जिसमें इसकी अमाउंट निकालनी है, बस ये क्वेश्चन नहीं करना पूरा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं करना, बस आपको इस पूरे का आंसर निकालना है, इस पूरे का अमाउंट निकालना है। जो आपके पास फर्स्ट लाइन में गिवन है ना क्वेश्चन में सरप्लस, वो सिर्फ क्या है बोलो, वो सिर्फ नेट प्रॉफिट है, ना कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट चाहिए क्या, हमें ये पूरे स्टेटमेंट का अमाउंट चाहिए। और इस अमाउंट के आगे देखो मैंने 1 लिखा हुआ है ना, तुमने बाकी फॉर्मेट में 1 लिखा क्यों बच्चों, इसका अमाउंट हमें अलग से वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, और ये वही वर्किंग नोट पूछा है हमसे। लिखा है लास्ट लाइन में, क्या लिखा है लास्ट लाइन में, प्रिपेयर द नोट, क्या बनाना है आपको, नोट टू अकाउंट बनाना है, किसका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। समझ में आया। तो आपको सरप्लस प्रॉफिट तो है, पर प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये इस फॉर्मेट में नहीं होगा। आप क्या करोगे, आप जहां भी आपका फॉर्मेट खत्म हुआ है, मतलब जितनी भी आपने फॉर्मेट 3 बनाए, 2 बनाए, 1 बनाए, वहीं पे छोड़ दो उसको, क्वेश्चन नंबर 5 डालिए नए पेज में, और इस क्वेश्चन करिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसका फॉर्मेट ऐसा है, कोई पर्टिकुलरली कुछ नहीं। नोट नंबर 1, हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हम बच्चों शुरुआत करेंगे किससे,
सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे? सरप्लस से। किससे? सरप्लस। क्या सरप्लस के आगे कुछ लिखा है या खाली सरप्लस लिखा है? सरप्लस के आगे कुछ लिखा है, क्या लिखा बताओ? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास सारे खर्चे निकालकर 5 रुपए पड़े हुए हैं, कितने? फिर आपको मैं बोलूं कि 2 रुपए खर्चा कर दिया जो करना नहीं था, तो कितने रुपए जाएंगे आपके? अगर मैं आपको 5 बोलता ही नहीं तो 7 निकल पाते आप, तो इसका मतलब वो लास्ट प्रॉफिट चाहिए ना हमें। इसलिए सबसे पहले हम कहां शुरुआत करेंगे? सरप्लस से। अगर ये नहीं होगा तो हम बिफोर कैसे निकालेंगे? तो ये बच्चे आफ्टर होता है, आफ्टर से आप क्या निकालोगे? बिफोर। समझ में आया? अब बच्चों इसमें क्या क्या चीज करना है एड लेस, वो यहां लिखा हुआ है, देखो ये रहा, टैक्स और सारे बोलो, हमें इसमें एड लेस करना है टैक्स भी और। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन को फिर से हम शुरुआत से पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि अच्छा ये कितना अमाउंट है ये तो बताओ, ये सरप्लस कितना अमाउंट है? कैसे बताओ? डिफरेंस देना को, डिफरेंस कितना है? पहले 5 लाख था, 10 लाख है, कितना हो गया ये 5 लाख हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चे, आपको इस क्वेश्चन में क्या यही गिवन है या कुछ और भी गिवन है? एक तो डिविडेंड था प्रपोज्ड वाला, था ना? बताओ उस प्रपोज में कौन सा यूजफुल है हमारे लिए? 24 वाला, 25 वाला? तो कभी भी प्रपोज डिविडेंड 2 साल हो तो आप कौन सा ये लोगे? प्रीवियस वाला। कौन सा ये लोगे हमेशा? करंट वाले को एकदम इग्नोर करना है, एकदम इग्नोर। समझ में आया क्यों करना? समझ में आ गया? क्योंकि करंट वाला सिर्फ कैलकुलेशन है, हमें मतलब किससे? सीएफएस से। सीएफएस मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जहां पैसे का लेन देन हो। और पैसे लेन देन कौन सा होता है? जो प्रीवियस ईयर कैलकुलेट होता है वो इस साल पे किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा पे करने को क्या बोलते हैं? एक वर्ड होता है पे करने को, प्रपोज का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, पे करने को बोलते हैं इंटीरिम डिविडेंड। क्या? और अगर इंटीरिम डिविडेंड दे रखा है तो इसका मतलब आपने एक्चुअल में पे करा है, एक्चुअल में पे करा है। तो अगर 2024 का इंट्रीम है और 25 का भी इंट्रीम है तो बताओ कौन सा पे? तो दोनों पे कराए ना, पर आप 25 के तो लोगे बस, क्योंकि इंट्रीम का मतलब होता है एक्चुअल में पे करना और प्रपोज का मतलब होता है सिर्फ। ये बात आपको दिमाग में समझ में आ गई कि प्रपोज में हम पिछले साल का क्यों लेते हैं? ये पिछले साल की जो कैलकुलेशन होती है वो इस साल पे करी जाती है और हम यहाँ इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो पैसा गया होगा, हाँ या ना? समझ में आया? दूसरा, जितने भी एक्सपेंस होते हैं ऐड करते हैं हम, पढ़ा था हमने फॉर्मेट में कल, जितने भी एक्सपेंस हो गए क्या करते हैं उसे। अब प्रपोज डिविडेंड में पैसा जाएगा, नुकसान होगा, क्या करोगे? यहाँ पे ऐड करो। प्रपोज डिविडेंड के नाम से ऐड कर दो फटाफट जल्दी, 2024 लिखकर। प्रपोज डिविडेंड 2024 का कितना? 4 लाख। क्या इस क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या टैक्सेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है? क्या और कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम छोड़ रहे हैं? आपको हाँ भैया बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट में एक आइटम रह गया, क्या बात? कौन सा? बच्चों डिविडेंड पेड का मतलब होता है पे करो, करा नहीं है, करोगे। क्या पैसा गया? हम बात किसी कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ कैश की बात करेंगे, तो उस स्टेटमेंट को भी करना है आपको, इग्नोर करना है। समझ में आया? एक्चुअल में डिविडेंड पेबल यहां नहीं आएगा, बताओ कहां आएगा? बताओ कहां आएगा? अगर आपने फॉर्मेट बनाया है तो आपको करंट लायबिलिटी दिख रही है, करंट लायबिलिटी, डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी होती है। अगर डिविडेंड पेबल बढ़ रहा है तो कहां ये रहा? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यहां दिखाना है। और डिविडेंड पेबल अगर घट रहा है तो डिविडेंड पेबल का मतलब होता है ऐसा डिविडेंड जो आपने अब तक पे नहीं किया है, तो क्या हो गई? करंट लायबिलिटी हो गई ना वो हमारी। तो करंट लायबिलिटी यहाँ है और यहाँ है, बढ़ेगी तो यहाँ, वैसे बढ़ रही है ना? कैसे पता बढ़ रही है बताओ? कैसे पता बढ़ रही है? पहले 0 था, अब कितना है? तो यही तो आएगा, डिविडेंड पेबल नाम से यहाँ आएगा। पर आप क्या ये पूरा क्वेश्चन कर रहे हो या सिर्फ एक लाइन का आंसर निकाल रहे हो? अभी वो लाइन क्या है? बस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, जो कि आप क्वेश्चन में नहीं कर रहे, यहां कर रहे हो अलग से। समझ में आया? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 लाख। क्वेश्चन खत्म। 9 लाख आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में टैक्स तो था ही नहीं, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एक आइटम मिला, हाँ या ना?
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बच्चों, प्रपोज डिविडेंड यहां क्यों ऐड हो रहा है बताइए? प्रपोज डिविडेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्यों माना गया? नहीं, मैंने बताया था कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जिनको आपको पहले से पता नहीं होता कितना देना है, कितना मिलेगा। क्या तुम्हें पता था कि तुम उसको 4 लाख ही दोगे? क्योंकि डिविडेंड हम देते हैं प्रॉफिट में से। क्या प्रॉफिट किसी फर्म को पहले से पता होता है कितना होने वाला है? तो डिविडेंड पता होगा। तो कोई भी खर्चा, इनकम जो पहले से पता नहीं होता, उन आइटम को बोलते हैं हम क्या? समझ में आ गया? और जितने भी नुकसान हो क्या करोगे? ऐड, और इनकम हो गए तो लेस। समझ में आया? क्या इस क्वेश्चन में टैक्स था, तो इसलिए टैक्स का पॉइंट ही नहीं है तो छोड़ दिया, इसलिए आंसर कितना आ गया? 9 लाख। क्या आपको प्रपोज डिविडेंड के बारे में समझ में आ गया? तो प्रपोज डिविडेंड में कौन सी ईयर लोगे हमेशा, और इंट्रीम में कौन सा लोगे? इंट्रीम में करंट ईयर लोगे, ठीक है, क्योंकि इंट्रीम का मतलब होता है एक्चुअल में पे करना, ठीक है, और प्रपोज का मतलब होता है कैलकुलेट करना। समझ में आ गया? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही पॉइंट पूछा गया है? अगला क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन। हाँ जी हाँ, नेक्स्ट में भी यही पूछा है, तो फटाफट से ऐसे एक लाइन बना लो फटाफट जल्दी। नेक्स्ट भी आपसे यही पूछा गया है। हाँ जी, बन गया बच्चों फॉर्मेट? ये भी लिख दिया होगा आपने, स्टेटमेंट इन, ओ सॉरी, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या इसका बैलेंस गिवन है या डिफरेंस निकाल के निकालोगे? बच्चों दे रखा है थर्ड लाइन में, देखो इस क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन में पहले 4 लाख था, वो लिख दूंगा लास्ट में निकालूंगा जब। आप पहले दो बाद में दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप ये कह रहे हो ना, ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बताओ, पहले लाइन का अमाउंट गिवन है, कितना गिवन है बताओ? पहले 4 लाख था। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन तीसरा पॉइंट दे रखा है बैलेंस शीट में। हाँ लिखना है, मैंने छोड़ दिया, लिख लो शायद, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ पहले कितना था प्रॉफिट? आप कितना है, कितना बढ़ गया? 3,20,000 लिखो बच्चे यहाँ पे, 3,20,000। बच्चों एक और चीज, जरूरी नहीं है जितने क्वेश्चन में आइटम होंगे सब यूज होगा। क्या पिछले क्वेश्चन में एक आइटम मिस नहीं किया हमने, छोड़ा है ना? कौन सा? डिविडेंड पेबल वाला। तो आपको ना पहचानना पड़ेगा कि क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो ही आप उसमें ऐड लेस करोगे, और टैक्स तो टैक्स के नाम से गिवन होगा, ठीक है, साइन में आ गया? चलिए हाँ जी, पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे इक्विटी शेयर कैपिटल पढ़ा तो है आपने, शेयर कैपिटल। जब आप पैसा शेयर इशू करते हो तो पैसा आता है। अगर आपके पिछले साल में आपके पास पैसे किसी बंदों के शेयर होल्डर्स के 10 लाख है और इस साल आपके 20 लाख है, तो आपने पक्का शेयर इशू करा होगा। देख के बताओ, इसमें शेयर इशू करा है या फिर पैसा वापिस किया है? नहीं किया, क्योंकि पहले भी 8 लाख था और इस साल भी, मतलब अच्छा शेयर इशू करना क्या इसमें आएगा कहीं पे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टैक्स है कुछ नहीं है। शेयर इशू करना किसमें आता है? फाइनेंसिंग में। कौन सी एक्टिविटी है? अगर ये बढ़ भी रहा होता है, घट भी रहा होता, तो ये तब भी यहाँ नहीं आता, क्योंकि ये कौन सी एक्टिविटी है? क्यों फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? क्योंकि मैंने बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो सारे आइटम आते हैं जहां से आप पैसा अपने कंपनी को फाइनेंस में कवर करते हो, शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, लोन लेकर, पब्लिक से पैसा लेकर, है ना, पैसा ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? एक होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, एक क्या है? प्रेफरेंस। ये भी शेयर होते हैं। अब क्या ये भी यहाँ आएगा? नहीं बच्चे, ये भी यहाँ नहीं आएगा। क्या है? हाँ, ये फाइनेंसिंग का फॉर्म बनेगा। ये भी कितना है? 6 लाख से 6 लाख, ये भी यहाँ नहीं आएगा।
समझ में आया? फिर नेट प्रॉफिट हम लिख चुके हैं, फिर क्या लिखा है बच्चे? ये अनपेड डिविडेंड मतलब लायबिलिटी आपकी, जो लिखा ना डिविडेंड पेबल जो लिखा था पिछले उसमें, ये वही है, और ये करंट लायबिलिटी है। जरा देखते हैं कुछ और भी पॉइंट है नीचे, ये क्वेश्चन खत्म। और भी पॉइंट है, क्या लिखा है? प्रपोज डिविडेंड 23-24 का और 24-25 दोनों दे रखा है, 2 साल का दे रखे हैं। 23-24 के सेशन दे रखा है और 24-25 का सेशन भी दे रखा है। हमें किससे मतलब है? 23-24 से। कौन सी कितनी अमाउंट है वो? और क्या कर देंगे यहाँ पे लाके हमसे ऐड कर देंगे, कर दो। समझ में क्यों ऐड होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हैं ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होंगे, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड कौन सी ईयर का है? 2023-24। कितना? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब बताओ आगे पढ़ो क्या लिखा है। इंट्रीम डिविडेंड पे करा है। क्या होता है इंट्रीम डिविडेंड? बताया था मैंने, इंट्रीम डिविडेंड जो एक्चुअल में पे करा है, पैसा तो गया है ना। और इंट्रीम डिविडेंड भी क्या होता है बच्चे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। डिविडेंड खुद, डिविडेंड देना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एक्सपेंसेस हो जाता है, क्योंकि डिविडेंड बताया था ना, डिविडेंड आपको पहले से पता नहीं होता कि आप कितना दोगे, पता होता है क्या? और जो खर्चे पहले से हमें पता नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? और इंट्रीम का मतलब होता है जो एक्चुअल में इस साल आपने पे, तो खर्चा हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है ना। क्या करते हैं खर्चे को यहाँ पे ऐड करते हैं, लिखो इंट्रीम डिविडेंड पेड, इंट्रीम डिविडेंड पेड। कितना? 24,000? 40,000 है। इसमें एक ही, इसमें कुछ भी ईयर नहीं है, इसमें ईयर है ही नहीं, इसमें ईयर कहाँ है? इसमें आप ऐसे लिख दो इंट्रीम डिविडेंड पेड। हाँ, इंट्रीम डिविडेंड पेड 40,000। कौन सी वाली? हाँ, अभी समझाया था, प्रपोज में हमेशा हम प्रीवियस ईयर का अमाउंट मानते हैं। इंट्रीम में करंट वाली होती है, और जो इंट्रीम गिवन है ना वो करंट वाली ही गिवन है, उससे मतलब नहीं है फिर हमें। इंट्रीम अलग होता है, प्रपोज अलग होता है। इंट्रीम होता है जो पे करा है, प्रपोज सिर्फ कैलकुलेशन, और पिछली कैलकुलेशन इस साल पे कर दी जाती है, इसलिए लेते हैं हम इसमें। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चे? अभी खत्म नहीं हुआ। कैसे पता चला खत्म नहीं हुआ? क्या कोई और पॉइंट भी है जिसे हमने मिस कर दिया हो? बताओ बताओ। अनपेड तो लायबिलिटी हो गई ना, करंट लायबिलिटी, तो यहां तो आएगा नहीं। एक पॉइंट अभी भी है बच्चों जो आपको देख नहीं रहा है, पर सोचना पड़ेगा। कहां? इसमें सिर्फ हम बात करेंगे टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की, क्योंकि हम वही फाइंड कर रहे हैं ना अभी बिफोर वाला। बाकी पूरा फॉर्मेट नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम पहली लाइन जो है ना उसका आंसर निकाल रहे हैं। हमारा जो मेन क्वेश्चन है ना ऊपर वाला, जो मेन प्रॉपर फॉर्मेट का जो पहली लाइन है नेट प्रॉफिट, उसका आंसर निकाल रहे हैं हम अभी बस। हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा ऐसा, और इस क्वेश्चन में सिर्फ वही कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे। बच्चों बताता हूँ कहां क्या करना है तुम्हें। आपको दिख रहा है प्रेफरेंस शेयर, ऊपर दिख रहा है प्रेफरेंस शेयर, जो पहले भी कितना था अब भी कितना है। आपने कोई शेयर इशू नहीं किए, मतलब ना पैसा लिया और ना ही पैसा वापस किया, लेकिन 6 लाख पहले भी थे, 6 लाख अभी भी है। बच्चों हम ना इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पे करेंगे डिविडेंड, ये हमें पता नहीं होता, ये हमें पता नहीं होता, और पहले से पता नहीं होता कितना होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले का हमें पता रहता है, अमाउंट नहीं पता रहता, लेकिन एक तरीके से जितना पैसा वो लगाते हैं उसका कुछ परसेंटेज जो लिखा होगा, देखो वहां पे, बताओ कितना लिखा है? कुछ लिखा है वहां पे 10%। तो वो जो डिविडेंड आप पे कर रहे हो ना, वो आप तभी पे करते हो जब आपका कंपनी में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट नहीं होगा तो वो डिविडेंड आप पे, लेकिन डिविडेंड पे कितना कितना करोगे? सिर्फ 10%। किसका? कितने का?
अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ नहीं तो दोगे? हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो कितना, 60,000, 6 लाख का 10% कितना होता है, और नहीं हुआ तो प्रॉफिट तो नहीं देना। इसलिए किस में आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को भी पैसा देंगे नहीं देंगे, क्योंकि अगर कंपनी लॉस हो गई तो प्रॉफिट हुआ तो है अच्छा खासा। समझ में आया बच्चे? तो प्रेफरेंस शेयर का कितना परसेंट है, तो आप यहाँ पे ये जो डिविडेंड दे रहे हो ना, ये सब इक्विटी शेयर का है, ये सब। अभी आप डिविडेंड किसका दोगे, प्लस करिए फटाफट से, लिखिए डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। बताओ कितने रुपए हो जाते हैं, 60,000, 6 लाख का 10%, आपका आंसर आ गया कितना, 5 लाख, ये है 5,80,000। और यहां आप लिख सकते हो वही जो मैं लिखता था, नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट ये था, पर हमने क्या निकाल लिया, नेट प्रॉफिट पहले वाला, कौन सा पहला, बिफोर टैक्स एंड। और पता है अभी भी इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं था, अभी भी इस क्वेश्चन में तीनों आइटम कौन किसके हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है सारे, टैक्स नहीं था ना इस क्वेश्चन में, लेकिन टैक्स आएगा, और टैक्स की बहुत सारी बातें होती हैं। टैक्स भी आते हैं, दो तरह की होती है, टैक्स भी आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड, उसका अकाउंट भी बन जाता है कभी कभी। हाँ जी, इस क्वेश्चन को दोबारा से 30 सेकंड के अंदर दोबारा समझा रहा हूं। सबसे पहले आपके पास नेट प्रॉफिट कितना था, 3,20,000। फिर आपने पढ़ा किया पॉइंट्स में शेयर कैपिटल दे रखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा घटेगा, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। और इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना डिविडेंड देना है पहले से पता नहीं होता, ना वहां कोई परसेंटेज है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में है तो वो भी 6 लाख था, ये भी 6 लाख है, तो ये अगर बढ़ता घटता है तो भी वो कहा जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेना भी फाइनेंसिंग होता है, वापस करना फाइनेंसिंग होता है। ठीक है, फिर हम अगले थर्ड पॉइंट पे, तो प्रॉफिट था लिख चुके हैं हम सबसे ऊपर 3,20,000, इसका डिफरेंस। फिर हम देखा अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड मतलब लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी जो कि यहाँ पे आएगा ही नहीं। फिर हमने पहला पॉइंट पढ़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्रपोज डिविडेंड, हमें किससे मतलब है, प्रपोज डिविडेंड में प्रीवियस ईयर से मतलब है ना, प्रीवियस ईयर, जो कि मैंने यहाँ पे कर देगा। हम सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के एक्सपेंसेस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, खर्चा है ना ये हमारे लिए, क्या कर दिया ऐड, कितने रुपए, 1,60,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने इंट्रीम डिविडेंड, जो इंट्रीम डिविडेंड अगर ईयर नहीं दे रखा तो वो करंट ईयर ही होता है, और इंट्रीम डिविडेंड करंट ईयर का ही लेते हैं। प्रपोज डिविडेंड लेते हैं कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का, और इंट्रीम करंट ईयर का। अगर ईयर नहीं है तो करंट ईयर का ही गिवन है वो, तो इंट्रीम डिविडेंड दे लिया, ये भी खर्चा होता है, क्या कर देंगे ऐड, कौन सा खर्चा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक्सपेंसेस है, क्या कर दिया ऐड। फिर हमने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा तो हमें दिखा प्रेफरेंस शेयर, ऊपर प्रेफरेंस शेयर के आगे लिखा है परसेंटेज, है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड ही पे करते हैं, पर वो फिक्स चार्ज होता है उनका, जितना पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे उसी का ही 10% देंगे हम। 6 लाख इन्वेस्ट किया उन्होंने हमारे यहाँ, कितना पैसा लिया लोगों से आपने, 6 लाख, 6 लाख का 10% कितना होता है, तो वो भी हमने पे कर दिया, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, कितने, 60,000, आपका आंसर आ गया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड पे करा है वो आया यहाँ पे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे डिविडेंड पे करा है वो आया, और ये दोनों डिविडेंड किसके हैं, इक्विटी शेयर के हैं, और ये नीचे वाला प्रेफरेंस शेयर पे है। समझ में आ गया। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पे है, जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पे है, यही फाइंड करना है आपको, तो बनाइए फॉर्मेट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक 2 ही क्वेश्चन और है बस, इस टॉपिक के 2 ही क्वेश्चन और है बस, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। सरप्लस, आप सरप्लस नहीं ना, आप पूरा 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 पढ़ लेना, पूरा पूरा सरप्लस इस क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख। इतना आसान क्वेश्चन है यार ये, 5 लाख सरप्लस गिवन है, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, करंट ईयर का ऐड हो जाता है, कितना दे रखा है, 2 लाख, कितना देखा है वो ऐड हो जाएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर पे भी क्या दे देना, डिविडेंड दे देना 10%, हो गया आपका आंसर आएगा 8 लाख रुपए, आ गया ना। 2 चीज यहां पे ऐड करनी है बच्चे, एक इंटरिम डिविडेंड और एक डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर,
इंटीम डिविडेंड देखिए 2 लाख, और प्रेफरेंस शेयर 10 लाख है, 10 लाख का 10%, 1 लाख। आपका आंसर आ गया 8 लाख। पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तगड़ा है बहुत। प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग का पार्ट है। देखो मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर पे पैसा लेना और वापस करना फाइनेंसिंग का पार्ट है, और उस पर डिविडेंड देना भी ऑपरेटिंग नहीं है ना। हाँ, प्रेफरेंस पे डिविडेंड देना भी ऑपरेटिंग नहीं है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही तो है ये, जहां हम वहां पे ऐड ना करके, कहां पे, जो प्रॉपर बड़ा सा फॉर्मेट होता है हमारा, ये रहा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहां ऐड ना करके कहां ऐड कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस साथ साथ क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। और अगर दोनों की जगह आपको एक जगह दिखाना हो तो सबसे अच्छी जगह कहां है इसकी, तो ये जगह दिखाओगे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को माना जाता है। आप यहां भी दिखा दो तो भी आपका आंसर जो ऑपरेटिंग का आंसर है वो सही आएगा, लेकिन एग्जाम में एक नंबर काट लिया क्योंकि वो यहां ना करके आपको यहां दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो है, साथ साथ उससे बड़ी चीज क्या है, वो डिविडेंड पे करना। इसका अगला क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन, तगड़ा एकदम खतरनाक। खुद कर सकते हो आप, अगला क्वेश्चन कर सकते हो। बताओ नेट प्रॉफिट कितना है अगले क्वेश्चन में, सरप्लस प्रॉफिट कितना है, कितना है। ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, करंट क्लोजिंग मतलब करंट ईयर, क्लोजिंग करंट ईयर, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। अब बताओ कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, लिखा तो है सरप्लस के आगे ओपनिंग क्लोजिंग, लिखा तो है सरप्लस के आगे ओपनिंग क्लोजिंग। ये क्वेश्चन चेंज, नई बुक में देखो, नई बुक में 8 क्वेश्चन नंबर 8, ये नहीं है क्वेश्चन, ये नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है ओपनिंग क्लोजिंग। हाँ जी, तो कितना होगा, 2,36,000, हाँ है ना। जो पुरानी बुक में जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो नहीं है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये तो ना, हाँ ये रहा। पुरानी बुक में जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो नहीं है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पुरानी बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में ही पुरानी बुक में। चलिए बनाइए फॉर्मेट जल्दी से। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सरप्लस, पूरा स्टेटमेंट लिख देना आगे। सरप्लस है 2,36,000। किसी को दिक्कत है कहां से आया, ओपनिंग मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर। आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि पहले से बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया, 2,36,000। क्या 2,36,000, ओपनिंग कितना है, माइनस करते हो ना, वहां पे भी करते थे बीच में डिफरेंस, ये डिफरेंस ऐसे दे रखा है ऊपर नीचे करके। चलिए प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, बच्चों क्या करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड लेते हैं हम, तो इसे आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। हम लेते हैं प्रपोज डिविडेंड कौन सा, किसके, कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का। चलो फिर लिखा है इंटीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो जाएगा ही, इस साल के दौरान हमने इंटीम डिविडेंड पे करा, वो तो ऐड होता ही है, कर दो ऐड। इंटीम डिविडेंड कितना है, ये पूरा वही लिखना जो लिखा हुआ है, 80 नहीं 90,000, सॉरी 90,000। ट्रांसफर टू रिजर्व भी बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, लेकिन आओ जरा इसके बारे में समझाएं तुम्हें, ये है क्या चीज ट्रांसफर टू रिजर्व। बच्चों हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि हम ना गुल्लक में कुछ पैसे डालते हैं अपने आने वाले लॉस को से बचने के लिए, लेकिन जो गुल्लक में पैसा जाता है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे इस जेब में नेट प्रॉफिट है पूरे फॉर्म का, और मुझे मेरे पास 1 लाख रुपए, मान लो, मैं ये क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं अलग कुछ बता रहा हूँ। मेरे राइट हैंड साइड के पॉकेट में 1 लाख रुपए है नेट प्रॉफिट, और मुझे तभी सोच समझ में आया कि चलो एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट का 10% गुल्लक बना लेते हैं, रिजर्व बना लेते हैं, ठीक है। कितना डालू रिजर्व बताओ, 10,000, कितना डालू, मुझे तभी नहीं, मैंने 1 साल पहले सोच लिया था कि जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% मैं रिजर्व बना लूंगा, जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसका मैं 10% क्या बना लूंगा
अब मैंने उसमें से 10,000 रुपए निकाले और इस जेब में रख लिए, लेफ्ट वाली जेब में, और इसका क्या नाम दे दिया मैंने, रिजर्व। मेरे दोनों पैसे मेरे पास ही तो हैं, दोनों पैसे मेरे पास ही हैं, लेकिन क्या नेट प्रॉफिट अभी भी 1 लाख होगा? सोच के बताना बच्चों। अब बताओ नेट प्रॉफिट क्या बोल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बोल रहा है, हाय तौबा 10,000 रुपए खर्चे हो गए। क्या ये बाकी में नॉन, ये कैश एक्सपेंडिचर है? क्या बाकी में पैसा गया बाहर? ये नॉन कैश है ना। नॉन कैश एक्सपेंडिचर हम क्या कर देते हैं, देखो इधर फॉर्मेट में क्या करते हैं, ऐड। लेकिन बच्चे ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर की जगह इंपॉर्टेंट वर्ड इसके लिए क्या माना जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि मुझे आपको बताओ, आप बताओ क्या आपको पैसे पता होता है कि रिजर्व में कितने पे जाएंगे? क्योंकि रिजर्व जो है वो 10% किसका, नेट, क्या आपको नेट प्रॉफिट पता है कितना होगा? वो तो चलो बाद में 1 लाख आ गया, क्या 2 लाख होता, 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। अभी नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख, 1 लाख 10% कितना है? क्या आपको पहले से पता था कि नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है? तो क्या आपको पहले से पता है कि रिजर्व में कितना जाने वाला है? तो रिजर्व में जाना सब मेन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, लेकिन साथ साथ क्या है वो। अब बताओ दोनों में कहा, यहां भी ऐड करना है, यहां भी ऐड करना है, दोनों में ऐड करोगे एक जगह, कहां करोगे फिर? क्योंकि नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग से बढ़िया उसको क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, कोई भी ऐसा खर्चा नुकसान जो नॉन कैश हो सकता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो सकता है, तो दोनों में से किसी एक जगह दिखाओगे, और कहां दिखाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। सही में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है? तो ट्रांसफर टू रिजर्व अगर आप यहां ऐड करते हो तो भी आपका आंसर आएगा जब आप पूरा क्वेश्चन करोगे। हेलो, ट्रांसफर टू रिजर्व आप यहां ऐड करते हो तो भी आपका आंसर आएगा जब आप पूरा प्रॉपर क्वेश्चन करोगे, और यहां ऐड करते तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन आपके एग्जामिनर आपका मार्क्स काटेगा क्योंकि वो उसकी असली जगह यहां कहां है, ऊपर है। तो क्या आप ये चीज फाइंड कर रहे हो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में, ये तो फाइंड कर रहे हो नेट प्रॉफिट, इसका मतलब ये यहाँ का पार्ट है या नहीं है? तो ये यहाँ का पार्ट है। और अगर आप ये कह रहे हो नहीं मुझे तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर दिखाना है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर दिखाऊंगा मैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाऊंगा, तो आप इसमें ऐड करोगे क्या फिर? अगर आप यहाँ ऐड करोगे तो आपका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, पर हाँ बड़े क्वेश्चन में आपका आंसर मैच करेगा, लेकिन तब भी नंबर कटेंगे। मतलब आपका आंसर सही भी आएगा ना, तब भी आपके मार्क्स कटेंगे क्योंकि उसकी आपने जगह चेंज कर दी। समझ में आया? समझ में आ गया? तो बच्चे अभी मैं यहाँ पे ऐड करूं या ना करूं, बताओ? कर दूं ऐड? क्या मान के, नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग मान के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान के, क्यों है? समझ में आ गया? तो ट्रांसफर टू रिजर्व नॉन कैश के साथ साथ क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, लेकिन जब जिसके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लग जाए उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के नाम देना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ट्रांसफर टू रिजर्व कितने, 1 लाख। चलिए बच्चे अगले पॉइंट पे आ जाओ, अगले पॉइंट पे आ जाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, 1.5 लाख रुपए। इसके बाद भी एक और पॉइंट टैक्स का, रिफंड ऑफ टैक्स कितना, 3,000। बच्चों एक वर्ड समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चन से हट के बता रहा हूं, जरा ध्यान सुनना। इधर देखो, इधर, हेलो, इधर एक वर्ड आप कभी भी सुनोगे ना, क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, और अगर आपके पास इसके सामने सिर्फ एक ही अमाउंट गिवन है, सिर्फ एक ही अमाउंट, और अगर आप पूरा बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब पूरा ऑपरेटिंग वाला क्वेश्चन कर रहे हो, अभी आप बड़ा क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी सिर्फ एक लाइन का आंसर निकाल रहे हो, है ना? हेलो, अभी आप क्या कर रहे हो सिर्फ, और कौन सी लाइन है, वो आपके फॉर्मेट की सिर्फ पहली लाइन है, सिर्फ इसी का अमाउंट निकालने के लिए अलग वर्किंग नोट बना रहे हो, है ना? लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो और आपके सामने एक पॉइंट आ जाए, कौन सा पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्स का, और उसके सामने एक ही अमाउंट हो, तब क्या करोगे बताएं? आपको इसके अंदर भी ऐड करना है। कहां ऐड करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या करना है? क्या आप यहीं ऐड करोगे या अलग से वर्किंग नोट बनाओगे? इसी में ऐड कर दोगे। इसका आंसर आप क्या कर रहे हो, इसका आंसर निकाल रहे हो कैसे, अलग से नोट बना के, जो आप ये नोट सीख रहे हो, हाँ वहां नहीं ऐड करना है, इसका अलग नोट बनाओगे ना, वहां ऐड करना है। समझ में आया? सुनो 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 सुनो, तब भी आप उस लाइन का आंसर निकालने के लिए अलग से क्या बनाओगे, ये वर्किंग नोट है। बच्चों आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, 5, 6, 7, 8 जो भी कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब वर्किंग नोट है, सिर्फ पहले लाइन का आंसर निकालने के लिए। जो आपके फॉर्मेट का फर्स्ट लाइन है ना, नेट प्रॉफिट वाला,
उस पहले लाइन का आंसर निकालने के लिए आप ये वर्किंग नोट बना रहे हो। बड़े क्वेश्चन में आप हर क्वेश्चन में करोगे अलग से वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट है एक तरीके से, समझ में आ रहा है। तो आपको अगर एक ही अमाउंट गिवन है किसकी, किस स्टेटमेंट की, तो आपको एक तो इसमें भी ऐड करना है, ठीक है, करोगे नहीं करोगे, क्यों करो बताऊंगा, पर हाँ एक तो ऐड करना है, और एक जगह भी है, पता है कहां है, आप जरा अपने पूरे फॉर्मेट को चेक करो और बताओ टैक्स लिखा है कहीं पे आपने, ये लिखा है, कोई लिखा है, क्या लिखा है, लेस टैक्स पेड, ओपीटी के फॉर्मेट में सबसे लास्ट में लिखा होगा आपने, लिखा है, पर यहां करना है क्या है, मतलब वहां पे ऐड और यहां पे सेम अमाउंट ऊपर ऐड, ऊपर ऐड मतलब कहां, उस वाले आंसर निकालने के लिए, और यहां पे समझ में आया क्या करना है, फिर से बोल रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स का अगर एक ही अमाउंट है, उधर सुन लो, तो दो जगह जाएगा, एक उस वर्किंग नोट में ऐड होगा, लेस होगा, उस वर्किंग नोट में ऐड होगा, और क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट के अंदर इसी आइटम के आगे लेस होगा, वो भी सीधा अमाउंट में, एक ही अमाउंट गिवन है तो, समझ में आया, हेलो। लेकिन अगर आपके सामने 2 ईयर के अमाउंट है, ये अक्सर दो होते हैं ना, दो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, फॉर एग्जांपल यहाँ 24 है और यहाँ और 2 अमाउंट है, तो क्या करोगे आप, तो क्या करना है सुनो, ये जो 24 वाला है, जो ये हो जाएगा उसी टैक्स पेड में माइनस, जो था ना फॉर्मेट के अंदर, जो पूरे फॉर्मेट के अंदर टैक्स पेड थे ना सामने, यहां क्या आएगा 24 वाला, प्रीवियस वाला यहां आएगा, और करंट वाला वर्किंग नोट में ऐड होगा, करंट वाला क्या होगा, समझ में आया, तो ये सुनो, ये जाएगा कहां पर, फॉर्मेट में, और ये जाएगा कहां पे, वर्किंग नोट में, ये वहां जाएगा क्या हो जाएगा, लेस, और ये वर्किंग नोट में क्या हो जाएगा, एक अमाउंट हो तो क्या करोगे, वही अमाउंट उधर लेस, इधर ऐड, लेस टैक्स पेड में लेस, वर्किंग नोट में ऐड, 2 अमाउंट होगी तो प्रीवियस वाला लेस करोगे और करंट वाला वर्किंग नोट में ऐड करोगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है, इससे रिलेटेड और भी पॉइंट भी हैं, जो क्वेश्चन में आएगा तो बताऊंगा, टैक्स क्रेडिट और भी पॉइंट है। लेकिन मुझे बताओ बच्चों, क्या एक्चुअल में तुमने टैक्स इतना ही पे करा है जितना दे रखा है, कितना पे करा वैसे तुमने, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए, लेकिन क्या 1.5 लाख एक्चुअली पे करा आपने, कितना क्या पता है, 147, क्यों, क्योंकि 3,03,000 रुपए आपको गवर्नमेंट से क्या हो गए, तो एक्चुअल में आपने कितना पे करा है, और अभी भी आपके पास एक ही अमाउंट गिवन है, वो कितना है दिखा सकते हैं, लेकिन छोड़ो, ये दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा, ये वाला पॉइंट, रिफंड वाला पॉइंट दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा, बस अगर होगा तो क्या कर देना, डायरेक्ट माइनस कर देना, वही 1.5 लाख कितना हो गया, क्या अभी भी मेरे पास 2 अमाउंट है, एक अमाउंट है, और एक अमाउंट क्या करोगे, यहाँ तो ऐड होगा, और पूरे वाले बड़े वाले क्वेश्चन में माइनस, पर वो कर रहे हो अभी वर्किंग नोट कर रहे हो ना, बस तो यहाँ पे कर दो क्या, ऐड कर दो, कितने रुपए, प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख। अच्छा, अगर तुम्हें फिर भी दिखाना है कि नहीं सर में चुल है, मुझे तो रिफंड दिखाना पड़ेगा, तो अभी बहुत बता दो, सुनो 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 क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाओ 1.5 लाख, और लेस कर दो यहाँ पे नीचे रिफंड फॉर टैक्स कितने, 3,000, तब भी उतना ही आएगा, अब ऊपर 1.5 लाख लिखो, नीचे लिख दो लेस टैक्स रिफंड 3,000, तब भी तो उतना ही हो जाएगा, तब आप शो कर सकते हो। चलिए और कोई पॉइंट है इसमें बच्चों, एक और है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। बच्चों मुझे बताओ, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, क्या पहले से पता था कि लॉस हो जाएगा, क्या अर्थक्वेक आ जाएगा, तो और सारे एक्सपेंसेस लॉस क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं ना, करो इसे भी ऐड, लॉस ऑन, लॉस ड्यू टू, कहां पे, अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक में सेम आएगा 2 लाख, इंश्योरेंस प्रोसीड, इनमें रुक जाओ अभी, इसे लिखो पहले 2 लाख, यहाँ पे इसे 2 लाख लिखो, अभी आप डायरेक्ट 2 लाख लिखो जरा, 2 3 4 5 6, दो तीन चार
क्या जी? 2 लाख से नहीं आएगा, 1 लाख से आएगा शायद। इससे आंसर आ गया आपका? हाँ सुनो, कर दिया 2 लाख ऐड कर दिया। 1 लाख अगर लिख रहे हो ना तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो। कौन सा वाला? ये वाला। क्या कर रहे हो? जो सुनो भाई, यहाँ पे नहीं मत करो, सुनो यहाँ ऐसा मत करो, क्योंकि लॉस होना अर्थक्वेक से वो एक अलग ट्रांजेक्शन हो गई और इंश्योरेंस मिलना एक अलग ट्रांजेक्शन है। इन दोनों को आपस में माइनस मत करो। इंश्योरेंस उसमें टैक्स में क्या था, हमने दिया इनको, वहीं से वापस मिल गया, तो शायद हमने क्या कर दिया, वहां से लेस कर दिया। पर ये अलग चीज है ना भाई, मुझे मेरा लॉस हो गया क्या होके, अर्थक्वेक, तो ये अलग चीज है। और वहां से इंश्योरेंस कहीं और से मिला है, वो अलग चीज है। तो इसको आप एक दूसरे से माइनस नहीं कर सकते, तो इसको ना अलग से लेस कर दो। हाँ जी, लेस क्यों रहा है? ये जो इंश्योरेंस वाला लेस क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे, बताओ? इंश्योरेंस वाला लेस क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे? हाँ, क्योंकि क्या आपको पहले से पता था कि आपको इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा? अरे आपको यही नहीं पता था कि अर्थक्वेक आया, आपको लॉस हुआ, उससे आपको क्या मिले? अब बच्चों खर्चे ऐड हो रहे हैं और इंश्योरेंस से पैसा मिलना क्या खर्चा, इनकम क्या हो जाएगा, लेस। इसलिए यहां पे लिखो कैसे, क्या, कब? ये तो जिस दिन अर्थक्वेक हुआ तभी मिला है ना, क्या 1 साल पैसे एक्सपेक्टेड था ये कि मिल जाएगा मुझे? करा रखा है और नहीं हुआ तो अर्थक्वेक मिलेगा तब भी है। इंश्योरेंस प्रॉफिट में दिखा दीजिए बच्चे, लेस करके कितने रुपए, 1 लाख। अब आपका आंसर कितना जाएगा, 6,73,000। लिख देना यहाँ पे बच्चों वही, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।